सर मधुबनी के संस्कृति के रूप में सर मिथिला पेंटिंग जो विश्व प्रसिद्ध है सर, मधुबनी कला पेंटिंग भी उस नाम दिया जाता है, जो एक विश्व ख्याति प्रसिद्ध है। यह इसका बहुत बड़ा सांस्कृतिक योगदान है। दूसरा योगदान सर रामायण के रूप में इसकी प्राचीन संस्कृति जुड़ा हुआ है सर, जो जनकपुर धाम जो नेपाल में पड़ता है वह निश्चित रूप से मधुबनी से सटा हुआ क्षेत्र पड़ता है। अच्छा, आपने स्नातक इतिहास में किया है, इतिहास के अध्ययन का क्या उद्देश्य रहा है आपका? सर इतिहास के अध्ययन का सर जहां तक मेरा उद्देश्य मूलतः रहा सर, इतिहास के अध्ययन से समाज की वह ऐतिहासिक गतिविधियों या अपनी पुरानी गतिविधियों का जानकारी प्राप्त होता है, जिसका सर हम वर्तमान में उपयोग करते हैं। लेकिन इतिहास मेरे मूल लेने का उद्देश्य यही था सर कि मैं सामान्य सेवा की परीक्षा में जब तैयारी करूं तो इतिहास से मेरा योगदान हो, मेरा मूल लेने का उद्देश्य यही था। प्रशासन में इसकी क्या प्रासंगिकता है इस विषय की? प्रशासन में सर पढ़ने के दौरान मुझे पता चला प्रशासन में इसकी उपयोगिता विशिष्ट है सर, क्योंकि इतिहास वह धारा है, अतीत की वह धारा है जो वर्तमान को रेखांकित करती है और भविष्य को निरूपित करती है। इसलिए एक प्रशासक के रूप में सर अतीत को जान करके वर्तमान की संकल्पनाएं बनाए और भविष्य में ऐसा योजना तैयार करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया। इतिहास के लेखन के विषय में आप जानते हैं? जी सर, मेरा इतिहास सर पीजी विषय भी इतिहास ही रहा है सर। हाँ। जिसमें लेखन के संदर्भ में मैंने थोड़ा बहुत जानकारी अध्ययन पढ़ा है। हाँ। इतिहास की लेखन की कई विचारधाराएं हैं सर, और इतिहास की लेखन की कई परंपराएं भी हैं सर। उसमें प्राचीन इतिहास के लेखन में शोध का बड़ा महत्व होता है सर। किसी क्षेत्र विशेष की शोध की बहुत सारी तकनीकियां होती है सर, जैसे लेखन विधि होता है सर, लेखन विधि होता है सर। उसके बाद ज्योग्राफी की सहायता से लेकर के खुदाई किया जाता है सर। ये सब पद्धतियों से इतिहास का लेखन किया जाता है। अच्छा, सबएल्टन इतिहास क्या होता है? सबएल्टन इतिहास क्या होता है? सबएल्टन इतिहास सर पूरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन सबएल्टन इतिहास उसका हिंदी सर बताया जाए तो कुछ इतिहास को नीचे से देखने की जो परंपरा है उसके विषय में आप क्या जानते हैं, और उसके प्रमुख हस्ताक्षर कौन है? सॉरी सर अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा, कोई बात नहीं। आपने विश्व इतिहास का अध्ययन किया होगा? जी सर। एकीकरण पढ़ा होगा? जी सर। अच्छा, जर्मनी के एकीकरण और इटली के एकीकरण में नेपोलियन का क्या योगदान था? नेपोलियन उत्प्रेरक था या बाधक था? निश्चित रूप से सर नेपोलियन कहीं न कहीं उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया सर। कैसे? दोनों के एकीकरण कि जब नेपोलियन ने सर इटली और जर्मनी को मिलाने की प्रक्रिया में एक राष्ट्रवाद का स्वर दिया सर, जिससे जर्मनी एकीकरण की भावना को प्रबल बल मिला सर। अच्छा। और इटली के एकीकरण में भी एक इटली का एक राष्ट्र और एक नेता की संकल्पनाएं कहीं न कहीं इटली का नेपोलियन का बहुत बड़ा देन था सर। इससे एकीकरण के मूल तत्व का उदय हुआ सर। बहुत बढ़िया। आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा होगा, औद्योगिक क्रांति। जी सर। और औद्योगिक क्रांति की कड़ी में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, जी सर। रूस में औद्योगिक क्रांति हुई, जी सर। जर्मनी में औद्योगिक क्रांति हुई, जी सर। और सबसे अंत में किस देश में हुआ था? औद्योगिक क्रांति की सबसे सर अंत में कहा जाए तो जापान। बहुत बढ़िया, बहुत और ठीक, जापान में हुआ। और जापान में हुआ, आपने बिल्कुल ठीक बताया है। ये औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में पहले क्यों हुई और जापान में अंत में क्यों हुआ? सर ब्रिटेन में होने के औद्योगिक क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण पहलू जो ब्रिटेन में उपस्थित थे, जैसे उसकी भौगोलिक दशाएं थी सर। टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ था। और ब्रिटेन का उपनिवेश विश्व में लगभग सभी क्षेत्रों में था, तो कच्चा माल की प्राप्ति उसको आसानी से हो गई सर। सस्ते श्रम की प्राप्ति सर एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप से उसको आसानी से प्राप्त हो गई सर। और तकनीक का दिशा भी वहाँ उच्च था सर। ये सब कारण से वहाँ सर उद्योग की स्थापना औद्योगिक क्रांति सबसे पहले। अच्छा, लेकिन चारों के परिणाम अलग अलग हुए। चारों के परिणाम अलग अलग थे। क्या थे चारों के परिणाम? कौन चारों सर? वो चारों के जो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई, रूस में हुई, जो विभिन्न देशों में, उस चारों का औद्योगिक परिणाम जो है अलग अलग हुआ। उसका स्वरूपगत अंतर बता सकते हैं? जी सर, औद्योगिक परिणाम सर अलग अलग हुआ। सबसे पहले इंग्लैंड में सर अगर औद्योगिक क्रांति का प्रतिफल देखा जाए सर, तो वहाँ मजदूर दल का उदय होता है। आगे जाकर के सर लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव पड़ती है। बहुत बढ़िया।
अच्छा और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की देखा जाए सर, रूस में औद्योगिक क्रांति की स्वरूप को देखा जाए सर, तो वहाँ साम्यवादी की जड़ें उत्पन्न होती है सर, और समाजवाद की एक लहर चलती है। अच्छा, ये चार्टिस्ट आंदोलन क्या था? चार्टिस्ट आंदोलन सर, चार्टिस्ट आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन का स्वरूप था सर। आर यू श्योर? नो सर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। ब्रिटेन में ही संसदीय आंदोलन क्यों हुआ? संसदीय संस्था ब्रिटेन में ही क्यों विकसित हुई? ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था विकसित होने के पीछे सर वहाँ राजा और एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कहा जाता था, सामंतों का एक पद्धति था सर, जिसके बीच टकराहट होती थी। वही टकराहट सर जब विस्तृत रूप लिया, जो आम धरातल पर उतरी, तो संसद का रूप धारण किया सर। इसीलिए ब्रिटेन में संसद की जननी माना जाता है। अच्छा, मेरा अंतिम क्वेश्चन है आपसे कि उपनिवेशवाद जी सर और नव उपनिवेशवाद में क्या अंतर है? जी सर, उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद की सर उदारीकरण से एक अवधारणाएं जोड़कर देखी जाती है। उपनिवेशवाद का तात्पर्य हुआ सर, जो कोई साम्राज्यवादी देश अपने साम्राज्यवादी हित की पूर्ति के लिए किसी देश पर जब कब्जा करता है और उसके अधीनस्थ अपने को शासन बनाता है, ये उपनिवेश कहलाता है सर। नव उपनिवेशवाद वह व्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी तत्वों को प्रधानता देकर के निवेश के माध्यम से अपना अस्थायित्व किसी न किसी रूप में जमाता है, यह नव उपनिवेशवाद कहलाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप बौद्ध धर्म के विषय में अध्ययन किया होगा आपने इतिहास में? जी सर। अच्छा, आजकल देखा जा रहा है कि जो नीचे के तबके हैं वो बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्या कारण है? बौद्ध धर्म के अगर स्वरूप को सर देखा जाए तो उसमें दो तत्व बहुत प्रबल थे। सबसे प्रबल तत्व था सर जाति की बंधन उसमें नहीं थी सर, और समानता के तत्वों पर जोर था, और जटिल कर्मकांड के वह विरोधी थे सर। तो कहीं न कहीं ये आम जनमानस को एक स्वीकार के रूप में नजदीक लाया, जिसके लिए यह सामान्य जन में भी लोकप्रिय हुआ। अच्छा, सोशल जस्टिस, सोशल इक्विलिटी दोनों एक ही शब्द है कि दोनों अलग अलग चीज है? दोनों बिल्कुल अलग शब्द है सर। सामाजिक न्याय क्या है? जस्टिस और सामाजिक न्याय। हाँ हाँ। सोशल जस्टिस और सामाजिक समानता, हाँ, यानी सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता है, हाँ, बिल्कुल अलग है सर। सामाजिक न्याय की अवधारणाएं जहां तक है, समाज के उन तबकों को जो आज तक वंचित है, हाँ, उसको विकास की मुख्य धारा का जोड़ना, हाँ, और उसको एक उचित स्थान प्रदान करना। अच्छा। जबकि सामाजिक समानता ये कहती है समाज में ऊंच नीच सभी समान है, सभी जाति समान। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता से संबंधित कौन से उपबंध है? सर अनुच्छेद 14 सर। अच्छा, और सामाजिक समानता से सर अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 सर। सामाजिक समानता से संबंधित 14 और 16 है। पूरे भारतीय संविधान में आप सबसे रेडिकल कौन सा आर्टिकल मानते हैं? सबसे रेडिकल, ये सबसे इम्पोर्टेंट सर का सबसे आपके दृष्टि से सबसे रेडिकल, जो सबसे ज्यादा परिवर्तन लाया, क्रांति लाई, या आपके दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण? अब मैं आपकी दृष्टि से पूछ रहा हूँ। मेरी दृष्टि से सर निश्चित रूप से अनुच्छेद 16 बहुत हद तक एक रेडिकल माना जा सकता है भारतीय संविधान। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। आप क्या बताएंगे सर, आपका है इसके बाद क्या आप बताना चाहेंगे कि नीति निर्देशक तत्व के ऐसे कौन से उपबंध हैं जिस पर अभी तक बहुत प्रगति नहीं हो सकी, और उस पर आपका क्या व्यू पॉइंट्स हैं? कौन से तत्व जिस पर प्रगति अभी तक नहीं हो सकी? जी सर, एक बहुत हद तक एक बहुत चर्चित भी शब्द है अनुच्छेद समान अधिकार है सर, जो सिर्फ गोवा में ही लागू है। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। जी, समान नागरिक संहिता क्या है? आप उसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? कुछ हद तक सर उसके अनुच्छेद जो वर्तमान परिदृश्य में एक किसी भी राष्ट्र को संगठित बनाने के लिए और एकता के तत्व को जानने के लिए निश्चित रूप से यह तत्व जरूरी भी, कुछ हद तक सर जरूरी भी, कुछ हद तक जरूरी है। अच्छा ठीक है, आप अंचलाधिकारी के पद पर भी हैं? जी सर। बहुत बढ़िया। आपका मुख्य काम क्या है अंचलाधिकारी के पद पर? निश्चित रूप से सर अंचलाधिकारी के पद पर मेरा दो कार्य हो जाते हैं सर, न्यायिक कार्य और प्रशासनिक कार्य। जब हम न्यायिक कार्य में जाते हैं सर, तो हम दाखिल खारिज वाद को स्वीकृति प्रदान करते हैं सर, विभिन्न भूमि विवाद के साथ जो पर्चा वाले हुए उसको दखल कब्जा दिलाते हैं सर, सीमांकन वाद करते हैं सर, लगान निर्धारण वाद चलवाते हैं सर। लेकिन जब हम प्रशासनिक कार्य में आते हैं सर,
यही धात्री कार्य अधिनियम के विभिन्न राइट ऑफ रिकॉर्ड को अपडेट करवाते हैं सर, अपने हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक का जांच करते हैं सर। इसके बाद राजस्व वसूली का प्रपत्र 1-2-3 में सर, रिटर्न 1-2-3 में हम अपने बड़े पदाधिकारी का रिपोर्ट भेजते हैं सर। इसके अलावा हम सर किसी वो जमीन की अगर माफी हुई है तो उसको प्राधिकार यानी उसको एक्सक्यूशन करवाने में लॉकडाउन में आपकी क्या भूमिका है? लॉकडाउन में निश्चित रूप से सर प्रशासन की इकाई के रूप में अंचल अधिकारी की भूमिका प्रखंड स्तर या अंचल स्तर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो लॉकडाउन की इम्प्लीमेंट करवाने में सर इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। जैसे एपिडेमिक एक्ट 1897 में सर एसडीएम की भी भूमिका अपने अनुमंडल क्षेत्र में समानता के तहत माना जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। एसडीएम के द्वारा जो दिए गए अधिकार होते हैं सर, उसको फील्ड में हम लोग सर लागू करवाते हैं अच्छे से। अच्छा, और लॉकडाउन में आपकी क्या भूमिका है? कौन से? लॉकडाउन में लॉकडाउन का सर एक किसी न किसी समांतर व्यवस्था है सर। अच्छा, जिसमें लॉकडाउन के तहत जो नीति है और लॉकडाउन के तहत उस नीति को प्रभावी बनाया जाता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक कंटेनमेंट जोन और बफर जोन क्या होता है? सर कंटेनमेंट जोन और बफर जोन सर, ये कंटेनमेंट जोन वह जोन कहलाता है जहां सर मान लीजिए किसी एपिडेमिक एक्ट वहां हो गया हो, यानी वह जैसे कोरोना संक्रमित की संख्या हो गई हो, उसको हम चिन्हित कर देंगे और उसको हम एपिडेमिक जोन बना देंगे। अब बफर जोन वह जो संरक्षित जोन जहां नहीं हुआ हो लेकिन होने की संभावना हो। कितना मीटर की दूरी पे होता है कंटेनमेंट जोन से? सर कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में सर एग्जैक्ट सर दूरी डिस्टेंस तो याद नहीं आ रहा है, करवाया है सर, लेकिन डिस्टेंस नहीं, आप प्रैक्टिकल काम किया होगा। 200 मीटर होता है जी। अच्छा, आप जिस क्षेत्र से आ रहे हैं वहाँ बाढ़ की समस्या भी है? जी सर। अच्छा, एक अंचलाधिकारी की बाढ़ आपदा में क्या भूमिका हो सकती है? सर आपदा प्रबंधन के 3 चरण होते हैं सर। हाँ। एक होते हैं आपदा से पूर्व, एक आपदा के समय, एक आपदा के बाद। ठीक। तो अंचलाधिकारी के रूप में सर तीनों चरण में मेरी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत बढ़िया। बाढ़ के पूर्व हम तैयारी करते हैं। हाँ। जिसमें बाढ़ प्रबंधन में बाढ़ आने की सारी व्यवस्थाएं उसमें की जाती है सर, जिसका बहुत सारे चरण है। जैसे संवेदनशील क्षेत्र का चयन करना, संवेदनशील व्यक्तियों की पहचान करना, नाव की व्यवस्था करना इत्यादि। जब बाढ़ आ जाती है सर, उस समय की समस्या होती है उच्च शरण स्थलों पर लोगों को ले जाना, तत्काल राहत उपलब्ध करवाना ताकि भूख या पानी, भोजन और पानी मूल समस्याओं से किसी को सामना नहीं करना पड़े सर। अब बाढ़ समाप्त हो जाने के बाद सर उसके पुनर्वास में मेरी भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा, कम्युनिटी किचन का संचालन आप कहाँ करवाते हैं? सर कम्युनिटी किचन का यथासंभव संचालन बाढ़ प्रभावित ऊंचे शरण क्षेत्र के ऊंचे शरण स्थल पर ही किया जाना श्रेयकर होता है। अच्छा, किसी निजी जगह कर सकते हैं? निश्चित रूप से कर सकते हैं सर, क्योंकि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में स्पष्ट वर्णित है धारा 13 में सर। हाँ। जब हम लोग कोई चिन्हित करते हैं, चाहे निजी हो या सरकारी हो, उसके लिए हम घोषित कर सकते हैं। निजी विद्यालय भी हम ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एसएन झा सर लाइन पर हैं, आपसे बात करना चाहेंगे। यस पंकज जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, प्रणाम सर। प्रणाम। पहला प्रश्न ये है कि आपने औद्योगिक क्रांति की बात कही, और औद्योगिक क्रांति जो है जैसा कहा गया और आपने अच्छे से उसके बारे में बताया कि ये ब्रिटेन में आया, यूरोप के कई देशों में आया, अमेरिका में भी आया, और लेकिन भारत में अभी तक औद्योगिक क्रांति नहीं आया, जबकि मुल्क तो आज़ाद हो गया। 1947 15 अगस्त को मुल्क आज़ाद हो गया, लेकिन 2020 तक औद्योगिक क्रांति शब्दावली भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं आई। क्या कारण है इसके? इसके मूल कारण सर अगर हम देखें तो भारत में उपनिवेशवाद शासन की जड़ें का जो आर्थिक प्रभाव है कहीं न कहीं किसी हद तक जिम्मेदार। तो काफी दिन हो गया ना, 1947 में मुल्क आजाद हो गया, अब 2020 हो गया। लेकिन उसके प्रभाव सर अभी तक हम देख सकते हैं। अच्छा। जैसे हम उठा लें सर भूमि व्यवस्था, तो निश्चित रूप से अस्थायी बंदोबस्त की देन अभी तक हमारे भूमि व्यवस्था का तो जमींदारी प्रथा का 1954 जमींदारी प्रथा का तो उन्मूलन हो गया। अब तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन होने के बाद भी सर बिहार की भूमि व्यवस्था देखा जाए तो उससे प्रभावित है। सर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। भूमि जमींदारी प्रथा 1950 में समाप्त हो गया था, लेकिन जमींदार जो मूल जमींदार थे वो तो समाप्त हो गए सर, लेकिन उसके अंदर के जो रैयत थे वो भी बड़े बड़े चिराग रखते हुए थे, वह समाप्त नहीं हुआ। सरकार इसके लिए 1961 ईस्वी में सीलिंग एक्ट लाया, लेकिन सर सीलिंग एक्ट राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में पूर्ण नहीं हो पाया। 1970 में
देखिए सर, 9 वर्ष में बड़े बड़े जमींदार ने अपने रिलेशनों को जमीन हस्तांतरित कर दी। यह स्थिति भारत के किन राज्यों में है? ये जो सर, ये स्थिति सबसे ज्यादा बिहार राज्य में है सर, क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त बिहार, बंगाल, उड़ीसा में हुआ सर। और बंगाल में जहां तक वहां पर सीलिंग एक्ट कम्युनिस्ट की सरकार ने बहुत हद तक इम्प्लीमेंट कर दिया। तो भारत के अन्य राज्यों में औद्योगिक क्रांति क्यों नहीं हो पाई? जी सर, ये तो सर बिहार की स्थिति हो गई सर। हाँ, तो बिहार दूसरे राज्य में सर हाँ बताइए सर। हाँ, दूसरे राज्य में सर औद्योगिक क्रांति सीमित मात्रा में हम पाते हैं तो हुआ भी है सर। जैसे महाराष्ट्र में कई फैक्ट्री खुली है सर, चीनी का उत्पादन बहुत हद तक बढ़ा है सर, वहाँ पर सूती मिल के कारखाने खुले हुए हैं सर, किसी हद तक हुआ है। लेकिन हमारे वेस्टर्न इस नॉर्थ ईस्ट रीजन में सर, जो पूर्वोत्तर भारत है, उस रीजन में हम लोग औद्योगिक क्रांति का उतना प्रतिफलित नहीं होते हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि औद्योगिक क्रांति से हम लोग अच्छा, क्रांति और विद्रोह में क्या अंतर है? क्रांति और विद्रोह सर, क्रांति एक मूलभूत परिवर्तन के लिए किया जाता है, रेडिकल चेंजिंग इन द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन सर। और विद्रोह सर एक व्यवस्था के विरोध सशस्त्र के साथ जो विरोध किया जाता है वो विद्रोह का। अच्छा, दोनों में से किसका इम्पैक्ट सकारात्मक पड़ता है, किसका नकारात्मक पड़ता है? सर, क्रांति का सकारात्मक पड़ता है सर, विद्रोह का नकारात्मक पड़ता है। अच्छा, भारतीय इतिहास में कोई पहली क्रांति के बारे में बता सकते हैं? निश्चित रूप से सर, भारतीय इतिहास में जी सर, 1857 की क्रांति कहा जा सकता है सर। उससे पहले कोई क्रांति, 1857 का, उससे पहले कभी कोई क्रांति हुई? विद्रोह भी कहा जाता है, उसका नाम विद्रोह भी था। सॉरी, 1857 से पहले तो सर नहीं था। कोई बात नहीं, सॉरी सर, यार नहीं आ कोई बात नहीं। मौर्य प्रशासन में और गुप्त प्रशासन में बुनियादी अंतर क्या था? जी सर, मौर्य प्रशासन सर केंद्रीकृत प्रशासन था। अच्छा, गुप्त प्रशासन सामंती व्यवस्थाओं के तत्वों को देखने को मिलता है सर। सामंती शब्दावली आर्थिक शब्दावली है या राजनीतिक शब्दावली है? सर, राजनीतिक शब्दावली है सर, लेकिन उसका आर्थिक शब्दावली के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसको डिफाइन करिए आप। जी, सामंती व्यवस्था जस्ट एक जमींदारी व्यवस्था के रूप में है सर, जिसमें कोई शासक राजा अपने अधीन कुछ भूमि किसी वर्ग को दे करके उसको सामंती अधिकार दिया जाता था, बदले में वो सेना राजा को मुहैया कराता था। अच्छा, ये जो सामंती शब्दावली है वो भारतीय समाज में, भारतीय अर्थव्यवस्था में भी एक दौर में आया, पूर्व मध्यकाल में, और ये सामंती शब्दावली यूरोप में भी आया, जिसको हम लोग डार्क फेज कहते हैं। दोनों में बुनियादी अंतर क्या था? सर, यूरोप में सर सामंती व्यवस्था आने के बाद, औद्योगिक क्रांति आने के बाद एक नया वर्ग का उदय हो गया, मजदूर वर्ग, जिसमें वह वर्ग सामंती वर्ग पर हावी हो गया। भारत में ऐसा नहीं हुआ सर, जिसमें सामंती वर्ग जमींदार वर्ग के रूप में पैदा हो गया, जो 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में भी दृष्टिगत होते हैं। अच्छा, भारत में तो प्रिमिटिव लेबर का कॉन्सेप्ट रहा है, दासता की व्यवस्था रही है, ऋग्वैदिक काल में भी दास की व्यवस्था रही है।